पहले दिन हमारा कोर्स और मुरली भाई को देख के भाई यूं लगा कि भाई जैसे भगवान श्री कृष्ण है, मुरली भगवान श्री कृष्ण के पास होती थी, और वैसे ही हमारे मुरली भाई सर है कि उनको देख के जो एक मतलब प्रसन्नता लगी, जो दिल में जो अच्छा लगा कि भाई उनकी जो वाणी थी, वो ये सुन के ये लगा कि नहीं, हमारे जिंदगी में एक मार्गदर्शन करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का आशीष हमारे लिए रहना बहुत जरूरी है। आप में जो अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों को पॉलिश करना, तो ये हमारे गुरुजी जो है वो करते हैं। हर अच्छी चीज जो है वो एक ख्याल करो कि केवल एक अच्छे व्यक्ति को मिलती है। तो अपने लाइफ में आप अच्छाई लाओ, सारी सारी दुनिया की अच्छी चीजें आपके पास आती है। अगर आपको जिंदगी में प्रगति करनी है, तो प्रगति का नियम है गति, और गति का नियम है दिशा। तो ये दिशा हमारे गुरुजी ने जो हमें डायरेक्ट की, वो हमारे लिए जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। एक पेपर अगर आप आपके हाथ में उठाते हो और आप उसका काम पूरा करते हो, तो यू आर मेकिंग मनी। बट वही पेपर को आप अगर दोबारा हाथ लगाओ, तो आप उस पैसे को लूज करो। आई एम प्राउड टू टेल यू कि जब मैं मुरली भाई से मैं मुलाकात जब मैं कर रहा था, तो छोटे छोटे काम मिलके मतलब यू नो एमडीआरटी हो जाता था। लेकिन मैं हैप्पीली आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आज लगभग पिछले साल में मैंने 12 लोगों का इंश्योरेंस किया, लेकिन इन 12 लोगों में मैंने कोर्ट ऑफ टेबल इस लेवल का प्रोडक्शन किया। तो चलिए दोस्तों, आज एक बार फिर से गुरु के महत्व, गुरु के इंपॉर्टेंस के आज के इस प्रोग्राम में गुरु का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं मिस्टर मुरली मेहता जी और उनके एक शिष्य के साथ में। चलिए मिलते हैं मिस्टर मुरली मेहता जी से और इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मेहता जी, मैं आपका गुरु के महत्व के आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेहता जी, नमस्कार। 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 मेहता जी, पिछले दफा आपने जो कहानी बताई थी गुरु के महत्व को समझाने के लिए, उसने तो हमें बहुत ज्यादा गुरु के महत्व को तो समझाया ही, लेकिन बहुत ज्यादा इमोशनल भी कर दिया था। आज आप गुरु के महत्व की गहराई को समझाने के लिए कौन सी कहानी बोलने वाले? ओवर टू यू। गुरु का महत्व पूरी तरह से समझाना मुश्किल होता है। ये कहानियां एक आधार है, और वो आधार के सहारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। आज की कहानी उपनिषद की कहानी है। गुरु जब भी प्यार करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तभी किस हद तक साथ जा सकते हैं, ये कहानी बताती है। कहानी थोड़ी लंबी है, मैं हो सके इतने संक्षिप्त में बात करने की कोशिश करूंगा। एक राजा था, उसका छोटा सा राज्य था, समृद्ध राज्य था। उसका एक दीवान था। राजा को कोई संतान नहीं था। दीवान को चिंता रहती थी कि ये राज संभालेगा कौन, वारसदार तो होना चाहिए। इसलिए वो जंगल में गए, तपस्या की। विधाता आया, विधाता को समझाया कि राजा को एक संतान दे दो, पर कि उसके नसीब में वारसदार नहीं है, तो कुछ भी कर नहीं होगा, नहीं दो, एक एक संतान दो। तपस्या चालू रखी, राजा को घर संतान हुआ। छठे के दिन जब विधाता विधि के लेख लिखने को आया था, तभी दीवान वहां पहुंच गए, दरवाजा के बाहर खड़े रहे और पूछा क्या लिखा। तो विधाता ने कहा कि उसको संतान नहीं है, वारसदार नहीं है, वो लिखा है, ये वारसदार नहीं बनेगा। तो कि क्या बनेगा? तो एक शिकारी बनेगा। कि अरे अरे। बहुत समझाने के बाद इतना ऐसा नक्की हुआ कि उसको एक वरदान देते हैं। वो बच्चे को वरदान ये दिया गया कि रोज उसको एक शिकार मिलेगा। विधाता चले गए, दीवान जंगल में भाग फिर से गए। कुछ महीनों के बाद राजा को फिर दूसरी संतान हुई। यही सिलसिला, छठे के दिन आए, दीवान आया, पूछा क्या लिखा। बोला ये बैलगाड़ी वाला बनेगा। तो क्या, अरे इसको तो बरसदार बनाना था, लेकिन उसके नसीब में नहीं है, मैंने तुमको बता दिया है। तो बैलगाड़ी कला हो गया था। उसको वरदान दिया गया
कि उसके पास रोज 2 बैल और एक गाड़ी होगी। तीसरी दफा दीवान जंगल में गया, तपस्या की, वापिस आया थोड़े दिनों के बाद, संतान तीसरी हुई। छठी के दिन खड़े रह के पूछा तो उसको वो नाचने वाली बन गई। तो दीवान के बहुत आग्रह के बाद उसको वरदान दिया गया कि उसको रोज एक नाच देखने वाला उसके पास आएगा। दीवान जंगल में गए, विधाता चले गए। कुछ सालों बाद दीवान को हुआ कि चलो जाके देखते हैं कि बच्चे अभी बड़े हो गए। तो उसको पता चल गया था कि राजा ने अपना राजपाट तो गंवा दिया था युद्ध में। बड़े बच्चे को ढूंढ निकाला, वो एक खरगोश को मार रहा था। तो उसने बोला रुक। अंधेरा होने को आया तो उसने बड़े लड़के ने कहा कि मैं भूखा मर जाऊंगा अगर इसको नहीं मारूंगा तो। रुक। थोड़ी देर में एक बड़ा सा हाथी निकला, उसके सर पे मणि था। दीवान ने कहा इसको मार और मणि ले ले, हाथी को छोड़ दे। और रोज ये सिलसिला चालू रहा। रोज वो हाथी शाम तक रुकते थे तो एक हाथी आता था, उसके सर पे मणि होता था, वो मणि वो ले लेते थे, हाथी को छोड़ देते थे। दीवान ने उसको ठीक ठाक स्टेबल कर दिया, सेटल कर दिया। दूसरे लड़के के पास गए, उसके बोला बैलगाड़ी बेच दे। तो मैं क्या खाऊंगा, मैं बैलगाड़ी बेच दूंगा तो तू बेच दे। तो बैलगाड़ी और बैल दोनों बेच दिए। तो इतनी देर में ढंढेरा पीट रहा था कोई कि बाजू का राज्य का राजा यज्ञ कर रहा है और सबको 2 बैल और एक बैलगाड़ी दे रहा है। ये सिलसिला रोज चालू रहा। कोई ना कोई यज्ञ कर रहा था और कोई ना कोई बैलगाड़ी और बैल दे रहा था। वो भी समृद्ध हो गया, वो भी ठीक ठाक हो गया। लड़की के पास गया, उसने बोर्ड मारा था, बोर्ड लगाया हुआ था कि 10 सोना मोहर देख के डांस देखने के लिए। दीवान ने कहा इसको 1000 कर दे। उसको 1000 कर दिया दीवान के आग्रह से। वहां से एक प्रिंस राजकुमार निकल रहा था। उसने देखा 1000 सोना मोहर, देखने को जाना पड़ेगा, क्या ऐसी बात कौन सी है। तो ऐसे उसको भी ग्राहक मिलते गए। तीनों ठीक थरी टाइम हो गए, अच्छे हुए, ठीक ठाक हो गए, सेटल हो गए। दीवान जंगल में चला गया, अपनी झोपड़ी में रहने लगा। एक दिन रात को उसके दरवाजे पे किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। देखा तो विधाता खड़ा था। उसने विधाता हाथ जोड़ के बोला दीवान तुम्हारा वरदान वापिस ले ले। मैं रोज एक मनी वाला हाथी कहां से निकालूं, रोज बैलगाड़ी का यज्ञ कैसे करवाऊं, रोज 1000 सोना मोहर देने वाला ग्राहक कहां से लाऊं। दीवान ने कहा उनको राजपाट दे दे और मैं वरदान वापस ले लेता हूँ। विधाता ने राजपाट दे दिया और वरदान वापस ले लिया। हम सब एक वरदान के साथ जन्म लिया है, लेकिन गुरु ही हमें बता सकता है कि हमारा वरदान क्या है और ये वरदान का इस्तेमाल कैसे करना और कैसे इससे जीवन में आगे बढ़ना, सेटल होना, समृद्धि पाना, ये गुरु ही दिखा सकता है। हमारे पास वरदान सबको है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारा वरदान कौन सा है। हमें शांति से ढूंढना है कि वरदान हमारा क्या है और गुरु की आज्ञा से, गुरु की ज्ञान से, गुरु की गाइडेंस से, मार्गदर्शन से ये वरदान का उपयोग करके आगे बढ़ना है। इसके लिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया मेहता जी, बहुत ही सुंदर आपने ये एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर किया है और गुरु के इम्पोर्टेंस को आपने इस कहानी के द्वारा और बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। बहुत बढ़िया। सो मेहता जी, आज हमारे साथ में आपके एक शिष्य भी जुड़े हैं, मिस्टर राजेश इनामदार, मुंबई से है। मैं उनको आपसे मिलाना चाहता हूं और उनका उनका पर्सनल एक्सपीरियंस जो गुरु के इम्पोर्टेंस का है वो उनके द्वारा हम इस प्रोग्राम में शेयर करवाना चाहते हैं। सो मेहता जी, आपके परमिशन से प्लीज। सो राजेश इनामदार जी, आपको इनवाइट करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार नमस्कार राजेश जी, आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहता हूँ। राजेश इनामदार जी पिछले 40 सालों से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ में काम करते हैं और एलआईसी में काम करते करते उन्होंने 33 बार
MDRT किया है और 5 बार COT किया है। बहुत बढ़िया। सो राजेश इनामदार जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने मेहता जी से गाइडेंस ली है, तो क्या आपके दिल में आया था, क्या आपके मन में आया था जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि आपको मेहता जी की गाइडेंस लेनी चाहिए, और क्या आप अपने गोल को अचीव कर सके उनको उनकी गाइडेंस लेके? उसके बारे में कुछ बताइए। रंजित भाई, मुरली सर से मेरा परिचय लगभग ये 1989 इस वर्ष में हुआ। हमारा परिचय जो था वो एक्सीडेंटली ये परिचय रहा कि हमारे एक मित्र थे। उस समय अलिका की ओर से मुरली भाई के जो है वो डेवलपमेंट क्लासेस चल रहे थे कि व्यक्ति का व्यक्तिमत्व को एक बढ़ावा मिले। इस आधार पर मुरली भाई सर के क्लासेस हो रहे थे। तो एक्सीडेंटली मैं मुरली भाई सर से मेरी मुलाकात हो गई और मैंने वो कोर्स को मैंने ज्वाइन कर। पहले दिन हमारा कोर्स और मुरली भाई को देख के भाई यूं लगा कि भाई जैसे भगवान श्री कृष्ण है, मुरली भगवान श्री कृष्ण के पास होती थी, और वैसे ही हमारे मुरली भाई सर है कि उनको देख के जो एक मतलब प्रसन्नता लगी, जो दिल में जो अच्छा लगा कि भाई उनकी जो वाणी थी वो ये सुन के ये लगा कि नहीं, हमारे जिंदगी में एक मार्गदर्शन करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का आशीष हमारे लिए रहना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा। जिंदगी ने एक अलग मोड़ पर बदलाव लिया मुरली भाई से मुलाकात करने के बाद में। जब मुरली भाई से मिला तो मन में ऐसे बड़ी संतुष्टि थी कि भाई लाइफ में बहुत कुछ है। MDRT कर रहा था उस समय, बहुत कुछ लाइफ में है, और एक एक संतुष्टि का लेवल था कि भाई ठीक है, अच्छा ही कर रहे हैं, कि भाई मतलब और किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे लाइफ में। बड़ा खुश हूं मैं, जो काम कर रहा हूँ उस काम में आनंद है, सक्सेसफुल अपने आप को मैं महसूस कर रहा था। मुरली भाई सर से मुलाकात करने के बाद में एक लगा कि राजेश, कि जिंदगी के तुम कौन से स्टेज पे हो, कि अभी बहुत हो गया या अभी बहुत कुछ करना है। अब ये जो विचार है, एक सोचना कि मैं बहुत है मेरे पास, या जिंदगी में मैं अभी तो और बहुत कुछ करना है, ये विचार में आपके आगे का जो मार्ग है जिंदगी का, उसमें पूरा बदलाव आ गया। बस मतलब मैंने एक सोचा है कि भाई एक गुरु आपके लिए क्या कर सकता है। तो आ, आप में जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को पॉलिश करना, तो ये हमारे गुरुजी जो है वो करते हैं। तो आई वॉज रियली ब्लेस्ड कि ये हमने जो ट्रेनिंग क्लास मुरली सर के साथ में की, तो कई सारी चीजें जो उस समय उन्हें सिखाई थी वो आज भी मेरे जहन में है। आज भी मुझे मतलब वो याद रख के मैं उसके ऊपर उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करता हूँ। एक चीज मुझे ये ख्याल मुरली भाई की आती है कि उस समय उन्होंने कहा था कि अ, हर व्यक्ति को जिंदगी में बहुत अच्छी चीजें चाहिए। भाई मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे दुनिया भर में मुझे यात्रा करनी है, मेरे बच्चे अच्छे रहें, सब अच्छा चाहिए। मुरली भाई ने एक ही कहा कि भाई ये सब जब आपको अच्छा चाहिए तो सबसे पहले आप एक अच्छे व्यक्ति बनो, और हर अच्छी चीज जो है वो एक ख्याल करो कि केवल एक अच्छे व्यक्ति को मिलती है। तो अपने लाइफ में आप अच्छाई लाओ, सारी सारी दुनिया की अच्छी चीजें आपके पास आती है। तो ये एक गुरु जी का आशीर्वाद था। कई चीजें उन्होंने और भी जिक्र किया कि भाई अगर आपको जिंदगी में प्रगति करनी है तो प्रगति का नियम है गति, और गति का नियम है दिशा। तो ये दिशा हमारे गुरुजी ने जो हमें डायरेक्ट की वो हमारे लिए जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में गुरुजी ने ये कहा था कि भाई एक पेपर अगर आप आपके हाथ में उठाते हो और आप उसका काम पूरा करते हो तो यू आर मेकिंग मनी। बट वही पेपर को आप अगर दोबारा हाथ लगाओ तो आप उस पैसे को लूज करते हो। टाइम की वैल्यू, समय का महत्व, इससे और बढ़िया तरीके से कोई मेरे ख्याल से समझा नहीं सकता था। तो आज भी उनका ये अनुकरण मैं करने की कोशिश करता हूँ कि भाई कोई भी काम अगर मैं हाथ में लेता हूँ तो एक साथ में वो काम को पूरा करूँ। अब उसका फायदा ये है कि मैं 10 बार अगर कोई पेपर को हाथ नहीं लगाता हूँ तो मेरे हाथ में समय रहता है और मैं कुछ और बढ़िया सा काम कर सकता हूँ। तो ये एक हेल्प उनकी रही। अ, उन्होंने एक विजन हमें सिखाया कि भाई लाइफ में क्यों ना आप बड़ा सोचो।
हर काम जो है लाइफ में वो आप नहीं कर सकते। कुछ बड़ा करने के लिए आपको कुछ चीजों का त्याग भी करना पड़ेगा, जिसे भाई छोटी छोटी चीजें करना छोड़ दो और आप बड़े काम के पीछे लगो। ये बताया था कि भाई जिस चीज पर आप फोकस करो उस चीज की ग्रोथ होती है। तो जब आप बड़े काम पे फोकस करो तो आपके हाथ में बड़ा काम आता है। एंड आई एम प्राउड टू टेल यू कि जब मैं मुरली भाई से मैं मुलाकात जब मैं कर रहा था तो छोटे छोटे काम मिलके मतलब यू नो एमडीआर हो जाता था, लेकिन नंबर ऑफ केसेस जो थे वो बहुत ज्यादा थे। मतलब आज मैं हैप्पीली आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आज लगभग पिछले साल में मैंने 12 लोगों का इंश्योरेंस किया, लेकिन इन 12 लोगों में मैंने कोर्ट ऑफ टेबल इस लेवल का प्रोडक्शन किया। अब इस लेवल तक पहुंचना ये केवल एक मतलब गुरु की सीख के वजह से ही हो सकता है। दूसरा मैंने सर ये भी महसूस किया कि भाई गुरु क्यों महत्व का है, कि आज अगर मैं महाभारत में अगर मैं देखता हूँ तो कर्ण और अर्जुन, तो एक अर्जुन के लिए एक गुरु भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु थे और कर्ण के लिए कोई गुरु नहीं थे। अब इन दोनों के फर्क में नतीजा देखो कि अर्जुन के सोचने का जो जो ढंग था वो एकदम पॉजिटिव था, और अनफॉर्चुनेटली कर्ण जो था उसको योग्य गुरु नहीं थे। तो अच्छा होने के बावजूद, एक वीर योद्धा होने के बावजूद वो हार गए। अगर जिंदगी में आपको जीतना है तो एक आपके लिए एक अच्छे गुरु का होना बहुत आवश्यक बहुत बढ़िया। एक चीज मैं आपसे फिर पूछूंगा राजेश जी कि ये सारी चीजें तो आपको सिखाई मेहता जी ने, लेकिन पहला ट्रिगर पॉइंट क्या था उनके पास जाने का? है। पहला सर ये था कि अ, मैं एसोसिएशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो हमारी अलीका है, उस अलीका ने ये ट्रेनिंग कोर्स जो चालू किया था। अब उस ट्रेनिंग कोर्स में ये तब भी बताया था कि भाई अगर आपको जिंदगी में परिवर्तन लाना है तो आपको एक अच्छे ट्रेनर की जरूरत है। और आप एक क्लास आप अटेंड करो, एक दिन का क्लास केवल अटेंड करो, अगर आपको सही लगे तो आप ये क्लास को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्स्ट बैच मैंने ज्वाइन किया और फर्स्ट बैच के साथ कई सालों तक मैंने हमारे गुरुजी का ट्रेनिंग जो कंटिन्यू किया, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि आदमी में जो जो बेसिक गुण है वो नहीं बदलते। मतलब मैं कई बार आज ये सोचता हूँ कि बरसों पहले मुझ में जो कमियां थी उनमें बहुत ज्यादा शायद से बदलाव नहीं ला पाया हूं मैं, लेकिन फिर भी वो जो कमियां हैं उनको ढक के अच्छाइयां जो मैंने इनकलकेट की, तो वो उन कमियों को अच्छे तरीके से ढक देता है। एंड आई हैव केप्ट प्रोग्रेसिंग। बट दिस हैज हैपेंड कि भाई आपकी कमियां भी है, आप उनके ऊपर कैसे काम करो और आपके अच्छे क्वालिटीज को आप किस तरीके से आप उसको उभार के आप ले आते हो। तो ये एक गुरु जी का ही कमाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। आई थिंक आपने बहुत डिटेल में मेहता जी ने आपकी जिंदगी में किस प्रकार से एक गुरु के नाते योगदान दिया है, बहुत ही डिटेल में आपने समझाया। क्यों मेहता जी के पास आप गए, वो क्या ट्रिगर पॉइंट था, आपने वो भी बताया। सो मेहता जी, इतनी जो बातें राजेश जी ने बताई हैं आपके बारे में, सो मैं एक तो जानना चाहता हूँ कि आपके क्या विचार हैं राजेश जी के बारे में, उन्होंने जो बातें बताई। और दूसरी चीज, जो जब वो आपके साथ में वक्त बिता रहे थे एज ए शिष्य, उस वक्त आपने उनके बारे में क्या एनालाइज किया, उसके बारे में भी कुछ बताइए मेहता जी, वो टी। Rajesh, thanks a lot for kind words. It's very nice of you to think so positively. मेरे ख्याल से करीबन 35-40 लोगों का ग्रुप था और सब लोग बहुत ईगर थे पार्टिसिपेट करने के लिए। कोई कम होता है, कम कोई ज्यादा होता है। राजेश उनमें से था जो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे। His participation in the program was very high. Soft spoken person, कम बोलने का, जरूरत तभी बोलने का, लेकिन जब भी बोलने का तभी वेरी इंटेलिजेंट कंट्रीब्यूशन ही यूज्ड टू मेक। आज भी जब भी उनके साथ आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि इज एन इंटेलेक्चुअल एंड ही dwells around that area. वेरी एक्टिव पर्सन प्रोग्राम में, दूसरे गाइडेंस देने का,
सुझाव देने का, बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करने का, वो उनकी खासियत है। मजा आता था उनके साथ काम करने का। जब ये वो पार्टिसिपेट कर रहे थे प्रोग्राम में, तो मुझे ऐसा ऐसा एक बार होता था, ऐसा एहसास भी होता था कि वो बहुत आगे जाएंगे और बहुत कुछ कर पाएंगे। He has good leadership qualities also. So वो दिखाई देती थी उस वक्त। And I'm sure he will do a lot much better in the insurance industry. There is no doubt about it. परफेक्ट परफेक्ट। सो मेहता जी, आपने अभी कुछ दिन पहले एक पिक्चर आई थी सुपर 30, और वो पिक्चर बहुत हिट हुई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कई बरस पहले ही सुपर 40 एक पिक्चर बना दी थी। और हमने तोड़ तोड़ के उसके ऊपर पिक्चर बनाई है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये 40 जनों को जमा करके सुपर 40 बनानी चाहिए हमें पिक्चर। तो आपकी सुपर 40 तो 1989 में बन गई थी। Very true, very true. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। राजेश जी, आपने जिस तरीके से आपके शिष्य का एक्सपीरियंस हमारे सामने रखा है, डेफिनेटली वो हमें दर्शाता है कि जो आपका, तो मैं मतलब कृष्ण और अर्जुन के बारे में बातें तो होती हैं, लेकिन आपने जो डिफरेंस बताया अर्जुन और कर्ण का, दैट इज आपने एक फोकस डाला है उस एरिया पर जहां पर जो चीज हमारे बगल में है, ये कहानी हमारे बगल में है, लेकिन कभी इस एंगल से सोचा नहीं कि कृष्ण के अर्जुन के पास में गुरु था लेकिन कर्ण के पास में गुरु नहीं था। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक राजेश जी, बहुत बढ़िया। और मेहता जी, आपने भी जो कहानी बताई है, नो डाउट आपकी हर कहानी जो है, हर बार जो है एक नया एक्साइटमेंट देती है। तो आई थिंक बहुत ही मजा आया, और आज का ये एपिसोड एक गुरु के इंपॉर्टेंस को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी एंड मेहता जी, आपके एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर करने के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।